हेलो एवरीवन, मैं अजीत कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं विद्या ई एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम मध्यकालीन भारत का जो पहला टॉपिक था उसे कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले टॉपिक में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया। तो इसी टॉपिक को हमने पिछली बार पढ़ा था। इसके तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो तात्कालिक कारण में हमने पढ़ा था कि सिंध के राजा दाहिर के बंदरगाह देविल पर श्रीलंका से आ रहे अरबी जहाज़ों का लूटा जाना और इराक के गवर्नर हज्जाज द्वारा उससे जुर्माने की मांग रखना, लेकिन दाहिर द्वारा उस जुर्माने की मांग को अस्वीकार कर देना। इसी के चलते 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करना और देवल, नीरुन, सहवान, सीसम, रावर, ब्रह्मनाबाद, अलौर, सिक्का, मुल्तान लगातार जीतते हुए चले जाना। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम अपने सेनापति अबू हकीम को कन्नौज पर भेजता है और कन्नौज पर तत्कालीन भारत में प्रतिहारों का शासन हुआ करता था, लेकिन प्रतिहारों द्वारा अबू हकीम को हराकर वापस पुनः भेज दिया जाता है। इसके बाद जाते समय मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की दो पुत्रियां सूर्या देवी और परिमल देवी को ब्रह्मनाबाद से पकड़ता है और नए खलीफा सुलेमान के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद दाहिर की पुत्रियों द्वारा कौमार भंग का आरोप कासिम पर लगाया जाता है, जिसके चलते नए खलीफा सुलेमान कासिम को बैल की खाल में भरवाकर मरवा देता है। यहाँ तक हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। अब आगे का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। तो देखें कि आज हम बात करेंगे भारत पर अरबी आक्रमण के प्रभाव। तो भारत पर जो अरबी आक्रमण हुआ इसके क्या क्या प्रभाव रहे, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। भारत में अरबों के आक्रमण से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक यानी हर क्षेत्र में इनके प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारतीय अंक पद्धति वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हो गया और अरबी लोग इस भारतीय संख्या को क्या कहते थे? हिंदसा। क्या कहते थे? हिंदसा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात कि पहली बार हम लोगों से यानी भारतीयों से अरबी लोग वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव जैसी चीजों को सीखा। तो ये किस प्रकार का प्रभाव रहा? ये है शैक्षिक प्रभाव। कैसा प्रभाव है? शैक्षिक प्रभाव। शैक्षिक प्रभाव। शैक्षिक प्रभाव किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है ये भारत में? शैक्षिक प्रभाव। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो भारतीय उपन्यास पंचतंत्र, कौन सा? पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद इब्न अल मुकफ्फा ने कलीला व दिमना नाम से किया। तो आप जानते हैं ये पंचतंत्र जो उपन्यास है ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा। और इस किस भाषा में? ये संस्कृत भाषा में। किस में है? संस्कृत भाषा में। तो पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित एक उपन्यास है संस्कृत भाषा में, इसका अरबी में अनुवाद इब्न उल मुकफ्फा ने कलीला और दिमना नाम से किया। तो ये भी किस प्रकार का प्रभाव है? एक प्रकार से शैक्षिक प्रभाव है। इसके अतिरिक्त ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचतंत्र का ये चित्र लगा हुआ है और ये किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। ये आप याद कीजिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसके अलावा अरबियों ने भारतीयों से ज्योतिष सिद्धांत सीखे। तो भारतीय ज्योतिष सिद्धांत में पारंगत हुआ करते थे। तो हमारे माध्यम से अरबी लोगों ने इन चीजों को सीखा। इसके अतिरिक्त हम आगे बात करते हैं तो चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट
अरबियों ने भारतीयों को ऊंट, कागज, खजूर से परिचित कराया। अरबी लोग भारत में पहली बार ऊंट, कागज और खजूर लेकर आए से, जिससे हमारा परिचय हुआ। आप जानते हैं, अगर हम कागज की बात करें, कागज, ये आप चित्र देख रहे हैं, ऊंट, खजूर, कागज। कागज की बात करें तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। और आविष्कारकर्ता कौन था? तसाइलुन। कौन था? तसाइलुन। तसाइलुन, इसने इसका आविष्कार किया था। लेकिन अरबी लोगों ने भारतीयों को सिखाया कागज, खजूर और ऊंट के बारे में। तो ये भी एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारण था। आगे, अरबों के सबसे बड़े शत्रु प्रतिहार थे। कौन थे? प्रतिहार थे। तो प्रतिहारों में ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये राजा मिहिरभोज हैं। कौन है? राजा मिहिरभोज। राजा मिहिरभोज। मिहिरभोज ये किस वंश के थे? ये प्रतिहार वंश के थे। ये किस वंश के राजा थे? प्रतिहार। प्रतिहार वंश के राजा थे मिहिरभोज। तो प्रतिहारों में जो राजा मिहिरभोज थे, तो अरबी प्रतिहारों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और जिन्हें ये लोग अल सुर्ज नाम दिया करते थे। क्या नाम देते थे? अल जुर्ज। अल जुर्ज नाम से ये प्रतिहारों को पुकारा करते थे। ये अभी प्रश्न एमपी सेट में देखने को मिला है। एमपी सेट में आया हुआ प्रश्न है। जबकि राष्ट्रकूट इनके अच्छे मित्र थे, जिन्हें ये बलहार कहते थे। तो राष्ट्रकूटों से इनके अच्छे संबंध थे। भारत में अरबियों का आगमन जो हुआ था, वो राष्ट्रकूटों की मदद से हुआ था। राष्ट्रकूटों ने अरबियों को मालाबार तट पर बसाया। कहां पर? मालाबार। कहां पर बसाया? मालाबार तट पर। मालाबार तट। मालाबार तट जानते हैं कौन सा है? ये इस प्रकार से, ये दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो ये हिस्सा केरल वाला, केरल के आसपास वाले तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो भारत में अरबी लोग पहली बार मालाबार तट पर आकर बसे और राष्ट्रकूटों ने इसकी मदद की। इसीलिए राष्ट्रकूटों को अपना मित्र बताते थे और इन्हें क्या नाम दिया? बलहार नाम दिया। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। आगे देखते हैं। अरबों ने सिंध में सिंधु नदी के तट पर, किस नदी पर? सिंधु नदी के तट पर मंसूरा नामक नगर बसाया, जो बाद में इनकी राजधानी बनी। तो अरबियों ने सिंध में मंसूरा नामक नगर बसाया था और इसे बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरबियों द्वारा बनाई गई राजधानी का नाम बताइए। क्या था? मंसूरा नाम था। इसके अतिरिक्त अरबों ने प्रतिहारों से बचने हेतु एक नया नगर अल महफूजा बनाया। मैंने अभी आपको बताया था कि अरबों को सबसे बड़ा डर प्रतिहारों से हुआ करता था। तो इन्हीं के चलते इन्होंने एक नए नगर अल महफूजा की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिहारों के डर से अरबों ने कौन से शहर की स्थापना की? अल महफूजा। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से जजिया नामक धार्मिक कर, कौन सा? जजिया नामक धार्मिक कर जिम्मियों से भारत में पहली बार लगाया। तो जजिया एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टिकोण से। इन्होंने सिंध से, यानी कासिम ने कहां से? सिंध से जजिया लगाया। तो पूछा जाएगा कि जजिया क्या था? जजिया एक रिलीजन टैक्स था, धार्मिक टैक्स था। अगर आप लोगों को इस्लामिक क्षेत्र में रहना है तो उन्हें जिम्मी कहा जाता था और इन लोगों को देना होता था जजिया। हालांकि जजिया को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार का कर हिंदू क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिमों पर भी लगाया जाता था, जिसकी शुरुआत गहड़वाल वंशों ने की थी और जिसका नामक तुरुस्क दंड हुआ करता था। क्या नाम था? तो मुस्लिमों से भी लिया जाता था। किससे लिया जाता था? मुस्लिमों से। इसी प्रकार का कर किससे लेते थे? मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को क्या कहते थे?
तुरुस्क दंड। क्या कहते थे? तुरुस्क दंड। और ये कौन वसूलता था? गहड़वाल। कौन वसूलते थे? ये गहड़वाल। आगे हम गहड़वाल वंशी में एक महाराजा जयचंद को पढ़ेंगे, जिसे मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया जाएगा चंदावर के 1194 में, लेकिन वो आगे की बात है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग कि भारत पर जो अरबी आक्रमण हुआ था उसके स्रोत क्या हैं, यानी हमें आज ये कैसे पता चलता है कि इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने इन क्षेत्रों पर, भारत पर ऐसे ऐसे आक्रमण किया था। तो अगर हम पहले स्रोत की बात करें तो पहला स्रोत चचनामा या फतेहनामा पुस्तक है। कौन सी? चचनामा या फतेहनामा पुस्तक है। इसके लेखक की अगर हम बात करें तो सही मायने में इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। कौन है लेखक इसके? कौन है? अज्ञात हैं। सही मायने में इस किताब के लेखक का कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में अली अहमद आते हैं तो आप अली अहमद को टिक कर सकते हैं। तो लेखक अली अहमद, और इन्होंने इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा है? अरबी में। बाद में इसका अनुवाद कूफी ने, किसने? कूफी ने फारसी में किया था। यह महत्वपूर्ण रहेगा, देख सकते हैं आप। इसके अलावा दूसरा जो स्रोत है वो अखबार अल सिंध बल हिंद सुलेमान। किसने ये रचना लिखी है? सुलेमान। यही वो व्यक्ति है जिसने अपनी इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि अरबियों को सर्वाधिक डर प्रतिहार शासक मिहिर भोज से हुआ करता था। तो ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है। इस बात का जिक्र पहली बार सुलेमान ने ही किया है। और ये कौन था? ये स्वयं अरबी व्यक्ति था। कौन था? ये अरबी था, सुलेमान। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस समय ये आया हुआ था तब शासन मिहिर भोज का हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम तीसरे स्रोत की बात करें तो तारीख सिंध, जो मीर मोहम्मद मासूम ने लिखी है। किसने? मीर मोहम्मद मासूम। और ये 1600 के आसपास की किताब है। और 1600 में इस समय मीर मोहम्मद मासूम ये व्यक्ति अकबर कालीन है। किसका दरबारी है? अकबर कालीन। तो एक ये पुस्तक है जिससे हमें मोहम्मद बिन कासिम यानी अरबी आक्रमण के बारे में पता चलता है। चौथी पुस्तक की या स्रोत की हम बात करें तो मुरुज अल जहब अल मसूदी, ये किसने लिखी है? अल मसूदी ने। तो चौथा स्रोत अल मसूदी द्वारा दिया गया है। और अल मसूदी भी कौन था? ये भी अरबी यात्री था। कौन था? अरबी यात्री। तो ये चार पुस्तकें हैं, आप इसमें से पहली वाली को टिक कर लीजिएगा, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये थे भारत पर अरबी आक्रमण के स्रोत, जिनके माध्यम से हमें पता चला कि भारत पर किस प्रकार से अरबियों ने आक्रमण किया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जजिया। जजिया करके इतिहास के बारे में। इस टॉपिक पर आप 2, 3, 4 जितने मन चाहें उतने स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में 100% प्रश्न देखने को मिलेगा सीधा सीधा। तो जजिया कर के बारे में अभी हमने पढ़ा, लेकिन अब हम इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं कि जजिया कहां से शुरू हुआ, किस किस प्रकार से इसका इतिहास रहा और कैसे इसे भारत से खत्म किया गया। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल प्रांत से, कहां से? देवल से इसे लगाया। तो इसे मैंने अभी बताया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज तुगलक ने, किसने? फिरोज तुगलक ने इसे स्त्री, विकलांग बच्चे तथा ब्राह्मणों सहित पूर्णतः लगाया था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखें, जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया को भारत में लगाया था तो इस जजिया के तहत इस समय स्त्री, विकलांग, ब्राह्मण, बच्चे मुक्त थे। लेकिन फिरोज तुगलक, जिसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, इस व्यक्ति ने जजिया पहली बार ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। हालांकि ब्राह्मणों की तरफ से जजिया देने का निर्णय दिल्ली की जनता ने किया था, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि पहला शासक जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला कौन था? फिरोज तुगलक। ये आप देख रहे हैं, फिरोज तुगलक। मध्यकालीन भारत का सबसे भ्रष्ट काल फिरोज तुगलक का काल हुआ करता था, लेकिन इसने इसके अलावा बहुत सारे काम कराए। जैसे इसने दीवाने इस्ताक, पेंशन विभाग, अस्पताल, बाग बगीचे, सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया। पहली बार दास विभाग का निर्माण कराया। यह था फिरोज तुगलक। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के ही लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने जजिया कर लगाया। बहमनी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसे खत्म किया।
दक्कन भारत की हम बात करें, कहां पर? दक्कन भारत की, दक्कन भारत। तो दक्कन भारत में जजिया को समाप्त करने वाला अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भारत का पहला शासक था। कहां पर? दक्कन भारत। ये बात याद रखनी है, दक्कन भारत में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जजिया को समाप्त करने वाला पहला शासक था। अगर हम बहमनी की बात करें तो बहमनी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में की गई थी। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को आगे हम पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में की गई थी। इसी व्यक्ति ने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। इसे हसन गंगू नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। और इसकी स्थापना इसने कब की थी? 1347 में। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे 5वां पॉइंट है, कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया सिकंदर शाह ने लगाया, लेकिन इसी वंश के अगले शासक जैनुल आबदीन ने, किसने? जैनुल आबदीन ने भारत में पहली बार जजिया को समाप्त किया। तो जजिया भारत में प्रथम मुस्लिम शासक जिसने समाप्त किया, कश्मीर का जैनुल आबदीन था। कौन था? कश्मीर का जैनुल आबदीन। और इस जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर। इसकी उदारता के चलते इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और इसके जो पिताजी थे सिकंदर शाह, ये एक क्रूर शासक हुआ करता था। इसने जजिया को लगाया था कश्मीर में, लेकिन जैनुल आबदीन ने इसे पहली बार भारत में खत्म किया। दक्कन में पहली बार पूछा जाए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, लेकिन भारत में पहली बार जजिया किसने समाप्त किया? तो आप टिक करेंगे जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर के अकबर के नाम की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अतिरिक्त गुजरात में सर्वप्रथम जजिया अहमद शाह के काल में। किसके काल में? अहमद शाह के काल में। अहमद शाह ये वही शासक है जिसने 1412 में, कब? 1412 ईस्वी में अहमदाबाद की स्थापना की थी। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह ने 1412 में। तो इसने भी गुजरात में जजिया कर को लगाया। शेरशाह के काल में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। इसके अतिरिक्त मुगल शासक अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त किया। यह महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में देखने को मिलेगा प्रश्न कि मुगल शासक अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया। तो अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त किया। हालांकि 75 में इन्होंने लगा दिया और अंततः 79-80 में इसे फिर हटा दिया था। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अकबर का चित्र है। तो अकबर का ये प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने जजिया को कब समाप्त किया? 1564 में। इसके अतिरिक्त आगे हम बात करें औरंगजेब। ये चित्र आप देख रहे हैं किसका है? औरंगजेब, मुगल काल का दरवेश। इसे क्या नाम दिया गया है औरंगजेब को? मुगल काल का दरवेश। मुगल काल का दरवेश, दरवेश। इसने 1679 में जजिया लगाया। तो अकबर के समाप्त करने के बाद मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया को 1679 में लगाया, क्योंकि ये मुस्लिम अनुयायियों का समर्थन चाहता था। इसके चलते इसने जजिया को लगाया। हालांकि दक्कन भारत के कुछ राज्य इससे फ्री रहे। आगे बात करते हैं। ये देखें, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में, कब? 1720 में सवाई राजा जयसिंह के अनुरोध पर इसे पूर्णतः समाप्त किया। यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जजिया को भारत से पूर्णतः समाप्त करने का श्रेय मोहम्मद शाह रंगीला को जाता है। जैसा नाम से ही आप देख रहे हैं, रंगीला, नाम और काम दोनों आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। ये रंगीला है। तो रंगीला मिजाज होने के कारण से इन्हें रंगीला बादशाह की उपाधि दी गई। और इन्हीं के काल में ईरान के नेपोलियन, किसने? ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने, नादिर शाह ने इन पर आक्रमण किया। 1739 में आक्रमण किया। और इस आक्रमण में मोहम्मद शाह रंगीला से
मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर और तख्त ए ताउस, इसे मयूर सिंहासन भी बोला जाता है, मयूर सिंहासन। भारत से लूट कर ले गया। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, और इसी के साथ साथ मध्यकालीन भारत का पहला आक्रमण जो आज तक हमने पढ़ा, और इस टॉपिक को हमने खत्म किया है। हमने इसी के साथ साथ जजिया को भी कवर किया। तो आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।